हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ, आज हम आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे। हमने उधर ऋग्वेद काल का पढ़ा था, सप्त सिंधु प्रदेश तक उसका जो विस्तार था। अब यहाँ पर विस्तार जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का गंगा यमुना नदी के तरफ बढ़ गया था। आर्य संस्कृति का उत्तरी वैदिक काल में जो केंद्र था वो स्थल जो है खिसक करके कुरु पंचाल प्रदेश तक आ गया था। और कुरु जनपद के तहत दिल्ली, थानेश्वर, गंगा घाटी का ऊपरी भाग और पंचाल प्रदेश में आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, काम्पिलियो और ये अहिछत्र जो है उसको माना जाता था। अब जो हम बताएंगे कि आर्यों का विस्तार काशी, कौशल तथा आधुनिक बिहार का विदेह तक हुआ था। इस काल में जो है बहुत सारे साहित्य रचे गए थे उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में जो है या जो है 3 और वेद लिखे गए थे। ऋग्वेद तो था ही, पहले हो गई, फिर बाद में यजुर्वेद की रचना हुई थी। आर्यों का दूसरा वेद यजुर्वेद का अर्थ है पूजा, अनुष्ठान या यज्ञ करना। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य लोग अलग अलग विधियाँ अपनाते थे और इस वेद में ये विधियाँ दी गई है, इसलिए इसका नाम यजुर पड़ा है। इसकी 2 शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, है ना। और दूसरा जो ग्रंथ है सामवेद, यानी कि जो बहुत ही प्यारे और मधुर वचन होते हैं उसको गा करके ऋषि मुनि गाते थे और देवताओं को प्रसन्न करते थे। उसकी 3 शाखाएं कोथुन, रानई, जैमिनी है। और इसमें भी 1810 मंत्र है, 75 मंत्र ही सामवेद में बाकी के हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस तरह से उसकी अनेक संहिता है। तीसरा जो है अर्थवा वेद। अर्थवा वेद जो है अंतिम वेद है। अर्थवा का मतलब होता है ऋषि मुनि से है, इसकी रचना ऋषि मुनियों ने की है। 2 शाखाएं हैं, शोकनी और पिपलाद। और इस वेद में 600 मंत्र, 20 अध्याय और 731 सूक्त है। इसमें क्या है कि जादू टोना और जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। जो जड़ी बूटियों से जो औषधियाँ बनाते हैं उनके बारे में बताया गया है, इसलिए आयुर्वेद जो है वो अथर्व वेद का उपवेद है। ब्राह्मण ग्रंथ इस काल में लिखे गए थे। वैदिक संहिताओं के मंत्रों की गद्य में व्याख्या मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों में, और इसकी विषय वस्तु यज्ञों से संबंधित विभिन्न अनुष्ठानों, कर्मकांडों का विशद विवेचन किया गया है ना। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ में भी प्रत्येक जो वेद है उसके कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। अनेकों ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण है, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद, और सामवेद के है पंचविश और तांडव ब्राह्मण, अर्थवा वेद के है गोपत ब्राह्मण। तो इस तरह से ये ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं। अब है आरण्यक ग्रंथ जो है वनों या जंगलों में जो बैठ करके जो ग्रंथों को रचा गया है उनको आरण्यक कहते हैं। ये क्या है कि वानप्रस्थ ऋषि मुनि इसको जो है इसकी रचना की है ना। यज्ञों के रहस्यात्मक व दार्शनिक विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है। और ये क्या है, चिंतन प्रधान ग्रंथ है। उपनिषद इसमें समीप बैठना यानी गुरु के समीप शिष्य बैठ करके जो ज्ञान सीखता है वो उपनिषद कहते हैं। तो इसमें क्या है कि एक दार्शनिक ग्रंथ है, इसमें कर्म कांडों का घोर विरोध किया गया है। और प्रमुख जो उपनिषद है छांदोग्य, ईश, कैन, मुंडक, ऐतरीय इस तरह के जो है वो है उसके इसमें मिलते हैं, है ना। अब है उपनिषद के बाद जो है वेदांग साहित्य। वेद के अंगों को जानने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई है उसे वेदांग साहित्य कहा जाता है। इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन से हैं? शिक्षा, यानी कि शिक्षा में आएगा वर्णों के उच्चारण विधि का नाम शिक्षा है।
दूसरा है कल्प, जिसका अर्थ है उदार कल्पनाएं। इसमें यज्ञों की विधियां और आचार संहिता का सुंदर वर्णन है। व्याकरण, इसमें इस शब्द की रचना का विधि शास्त्र व्याकरण है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ जो है वो पाणिनि ने लिखा है। निरुक्त शब्द बोध करने के शास्त्र का नाम निरुक्त है। छंद, गद्य से पद्य को पृथक करने वाला जो सबल आधार छंद है। और ज्योतिष, ग्रह ज्ञान व काल ज्ञान विद्या का नाम ज्योतिष है। जो ज्योतिष एक प्रकार से महाविज्ञान है। इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में सूत्र ग्रंथ भी लिखे गए थे। सूत्र का अर्थ है धागा। जिस प्रकार मोती को धागों में पिरो करके जो माला बनाई जाती है, उसी प्रकार छोटे छोटे वाक्यों में अनेक भावों को पिरो करके सूत्रों की रचना की गई है। यानी कि ये क्या है कि एक तरह से मुहावरे के समान है, यानी कि गागर में सागर बनने की बात कही गई है। इसमें सूत्र ग्रंथ जो है 4 है। कल्प सूत्र, जो वेद के कल्प अंग से संबंधित रचे गए ग्रंथ को कल्प सूत्र कहते हैं। श्रोत सूत्र, यज्ञों के प्रतिपादक ग्रंथ को श्रोत सूत्र कहते हैं। श्रोत सूत्र में यज्ञ विधि विधानों की, यज्ञों की विधि विधानों की चर्चा की गई। ग्रह सूत्र यानी कि गृहस्थ, हम गृहस्थ आश्रम के संस्कारों और आचरणों का इसमें विवेचन किया गया। और धर्म सूत्र वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को लेकर के धर्म सूत्रों की रचना की गई है। इसका अर्थ है सभ्यता और संस्कृति को समाहित करना। समस्त धर्म व्यवस्थाओं का संग्रहण धर्म सूत्रों में द्रष्टव्य है। यह है वशिष्ठ धर्म सूत्र, मानव धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र। इस तरह से कई धर्म सूत्र हैं। उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है वो हम अब पढ़ेंगे। इसमें जनपदों की स्थापना हुई थी, यानी कि ऋग्वेद आर्यों का जो कार्य क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों वाला जो प्रदेश था वो उस तक सीमित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यहाँ से निकल करके भारत के पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्रों तक बढ़ गया था और इसमें समस्त गंगा का मैदान पर अधिकार कर लिया। दक्षिण में विंध्याचल का पार गोदावरी नदी तक के प्रदेशों में आर्य बस गए थे। तो हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक प्रदेशों का आर्यों का अधिकार है और इस क्षेत्र को आर्यातवत क्षेत्र कहते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, शक्तिशाली जनपदों का उदय हुआ था। इस उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद काल में कबीले, छोटे छोटे जन की शक्ति समाप्त हो चुकी, उसके स्थान पर बड़े बड़े राज्य जनपद स्थापित हो गए थे। ये थे कुरु, विदेह, कौशल, पांचाल, काशी, कैकई, गांधार, मगध। इस तरह से कई विशाल जनपद स्थापित हुए थे। विशाल राज्यों की स्थापना उत्तर वैदिक काल में अपना विस्तार जो है, जो हमने बताया था, जैसे कि दक्षिण में गोदावरी नदी तक गया था, तो विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का अवसर मिला था राजाओं को। और कई विशाल साम्राज्य के अधीन कई छोटे छोटे राज्य के थे, जिसके लिए अधिराज शब्द आया है, जिसमें एक राजा के अधीन कई राज्य होना वो अधिराज्य कहलाता है। प्रतापी सम्राटों ने पड़ोसी राज्यों को जीत लिया था और बहुत ही सार्वभौम साम्राज्यों का निर्माण किया। और इसके बाद जो है इन्होंने राजाओं की कई तरह की उपाधि थी, जैसे कि अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, विराट, एकराट, चक्रवर्ती, सार्वभौम, इस तरह की जो है उपाधियां धारण की थी। और साथ में अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ शुरू हो गए थे, है ना। इसमें वाजपेय यज्ञ भी होते थे। तो इस तरह से अलग अलग यज्ञ किए जाते थे। इस तरह से हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में कैसे जनता मतलब छोटे छोटे गण जो थे कैसे जनपदों का और राज्यों का रूप ले लिया था। अब हम पढ़ेंगे सभा और समिति एवं विदत। इस युग में
ऋग्वेद काल की तरह सभा और समिति का महत्व बना रहा। अथर्ववेद में एक राजा कहता है कि सभा और समिति प्रजापति की दुहिता है या पुत्रिया है, वह मेरी रक्षा करें। अथर्ववेद के एक प्रसंग में सभा के सदस्यों को सभासद कहा है तथा सभा को नरिष्ठ कहा है, जिसका अर्थ है सभा के निर्णय ही अंतिम निर्णय है, इसकी अवहेलना करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उत्तर वैदिक काल में एक विदत नाम की एक संस्था आई थी और डॉक्टर का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर अल्तेकर जो है इसे विद्वानों की परिषद कहते हैं, जबकि डॉक्टर आर एस शर्मा ने इसे आर्यों की प्राचीनतम जनसभा कहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना लिख नहीं पाओगे। थैंक यू।